सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो गाइस, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट आता है बच्चों को एग्जाम में, बट आज के बाद से आपको ये चैप्टर कभी भी डिफिकल्टीज नहीं देगा। बात समझ में आ गया? सो गाइस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। ओके, सो देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग इसकी थ्योरी की बात करें तो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों के एरिया में कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है बिल्डिंग बनाने का, या फिर आप लोग रोड बनाने का, ब्रिजेस बनाने का। सो गाइज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसकी जो प्राइजेस होती है वो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लैक्स ऑफ रुपीज़ में होता है, करोड्स में होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट बोले तो भैया एक बहुत बड़ा जॉब, बात समझ में आ गया, जिसमें काम 1-2 साल या 3 साल 4 साल 5 साल तक चलता रहता है। ये बात सबको समझ में आ गया? सो अभी देखिए, हम लोग मीनिंग को धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझा दूं क्या है इसका मतलब। ओके, चलिए देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ बिग जॉब। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक बिग जॉब है। हैविंग द फॉलोइंग स्पेशल फीचर, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स है। अ हाई प्राइस ऑफ थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ रुपीज। दिखा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है किसमें होता है? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, लैक्स ऑफ रुपीज में, करोड्स में होते हैं, राइट। अब बोला है द पीरियड टेकन फॉर कंप्लीशन में बी मेनी मंथ्स और इवन ईयर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के लिए भी गाइस कम से कम बहुत सारे महीने भी लग जाते हैं और बहुत सारे साल्स भी लग जाते हैं, मतलब कि आप लोगों को 4 साल 5 साल 6 साल, ये बात समझ में आ गया? आगे, द एक्चुअल वर्क मे बी डन एट अ साइट अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, जो आप काम लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, वो आपके ऑफिस से कहीं दूसरे जगह पे रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने किसी का काम लिया है। मेरा ऑफिस सपोज मुंबई में है और मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो पुणे में है। तो मेरी साइट कहाँ पे है? पुणे में, बट मेरा ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। ये बात सबको समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से अलग रहता है, दूर रहता है ये बात समझ में आ गया? 3 फीचर सबको समझा कॉन्ट्रैक्ट का क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एक सबसे पहला स्पेशल फीचर क्या है कि ये थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज में होता है। ये बात सबको समझा? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के लिए कम से कम गाइस, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं। एंड थर्ड, ये कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से दूर होता है, साइड जहाँ पे काम किया जाता है। ये बात सबको समझ में आया? सो अभी चलिए अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अंडरलाइन करके रखो, इसको बॉक्स करके रखो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या, एक मेथड है कॉस्टिंग का। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखिए, यूज टू फाइंड आउट, क्या पता लगाते? कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसलिए करते हैं, तब लोग हम लोग क्या करते हैं, ईच कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पुणे का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ओके, अब पुणे का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो मैंने लमसम एक अमाउंट बता दिया कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो मैंने बता दिया कि 1 करोड़ में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कि 1 करोड़ में हो जाएगा। हम लोग ने डील कर दिया, मैंने पार्टी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील कर दिया कि 1 करोड़ लगेगा, आपका बन जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। क्या अब बताइए उसके अंदर खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? सो अब क्या करूं, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूँ। कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं ना, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैं क्या करूंगा पता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एग्जैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। सेम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का भी जो भी नेचर होगा वो क्या रहेगा? नॉमिनल अकाउंट रहेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये बात सबको समझा? तो जितने भी खर्चे, मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे, उन सारों को आपको डेबिट साइड में लिखना है, और जितनी भी आपकी इनकम होगी उनको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? सो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितना भी खर्चा होगा उस खर्चों को डेबिट साइड में लिखेगा, और जो भी इनकम होगी उसको क्रेडिट साइड में लिखेगा। ये बात समझ में आ गया? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, जिससे वो क्या कर सके, कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट जो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया रहेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, और वहां से क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट का पता लगाएगा, कितना खर्चा उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में लगा है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस लिए बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको समझा? एक तो आपको पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा है। ओके,
एंड दूसरी चीज आपने सुना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना है तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? किसी को पता है किस लिए बनाया जाता है? नहीं सर। तो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी इसलिए बनाती है ताकि वो पता लगा सके उस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो सेम कॉन्ट्रैक्टर भी इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है ताकि वो पता लगा सके कि हर साल उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस लिए बनाता है कॉन्ट्रैक्टर? ताकि वो पता लगा सके कि हर साल उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गया? कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी तो मल्टीपल ईयर तक चलेगा, 3 साल 4 साल लगेगा। तो बताइए 4 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करता है, एवरी 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर जो भी वो डिसाइड करता है, तो उस डेट को क्या करता है, पूरे साल भर में जितने भी खर्चे हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो खर्चों को क्या करके एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है और पता लगाता है कि कितना प्रॉफिट मेरे को हुआ है। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Contract costing is defined as the form of specific order costing where the costs are attributed to the contract। यहाँ पे जितने भी कॉस्ट है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या होंगे, एट्रीब्यूटेड होंगे। एक और बात बता रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनना। आपने सुना रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। ये बात समझ में आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट को क्या कंसीडर कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट मान लिया जाता है और इसको डेबिट साइड में लिख लिया जाता है। और दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये समझ में आया? डायरेक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बोला जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में होगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो अभी नीचे पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गया? सबसे पहली बात आपको समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या बच्चा, एग्रीमेंट है। किसके बीच में बनता है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। उसके अंदर कौन सी डिटेल रहती है, सच एज नेचर ऑफ जॉब, कौन सा आप जॉब करने वाले हो, आप क्या बिल्डिंग बनाने वाले हो, क्या आप ब्रिज बनाने वाले हो, ओके, क्या आप रोड बनाने वाले हो। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। टाइम ऑफ कमेंसमेंट, आप ये कब से स्टार्ट करने वाले हो वो भी वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहेगा। कब तक आप उसे कंप्लीट कर दोगे ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। टोटल प्राइस कितना है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो भी उसके अंदर लिखा रहेगा। एंड मोड्स ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करोगे, चेक के थ्रू करोगे, जीपे के थ्रू करोगे या फिर आप कैश में करोगे, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी रहती है। ये बात सबको समझ में आया? बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है। समझ में आया? ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो लेता है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी इज द पर्सन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, इसको क्लियर कर दिया जाए। चलिए, कॉन्ट्रैक्टी इज द पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन। बात समझ में आ गया? अब कॉन्ट्रैक्टी कौन है, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को देता है, भाई मुझे घर बनाना है आप बना के दे दीजिए, ओके, मुझे बिल्डिंग बनानी है आप बना के दे दीजिए। समझ में आया? अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए क्या है। अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है सबसे पहला फीचर ये किसके बीच में बनता है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आया तो एक पॉइंट तो ये लिख लेना। वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स के स्पेशल रिक्वायरमेंट। जो काम आप लोगे वो कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओगे, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता, जैसा कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेगा वैसा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? थर्ड बोल रहा है द वर्क इज फॉर रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन। जो काम होता है यहाँ पे वो लंबे समय तक चलता, फटाक से बनता नहीं है काम। नेक्स्ट, द वर्क इज फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्शनल इन नेचर। यहाँ पे जो भी काम होता है वो कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन इन नेचर, कंस्ट्रक्शन का ही काम होता है यहाँ पे। ओके, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। ओके, ये यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो मेथड यूज करते हैं ये सिमिलर जॉब कॉस्टिंग के जैसा ही है।
बात समझ में आ गया, टोटल 5। आगे बोलते हैं द वर्क इज फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन साइट। यहाँ पे जो भी काम होगा वो कहाँ पे होगा, साइट पे होगा, ऑफिस में नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में नहीं, साइट पे काम होगा। बात समझ में आ गया। इट इज अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है। क्या साथ के साथ फीचर सबको समझ में आए बच्चा? इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, अब बात करते आगे की तरफ। देखिए, अब यहां से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बताना चाहता हूं, ताकि आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, वर्क सर्टिफाइड क्या है, रिटेंशन मनी क्या है एंड वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। ओके, ये जानने से पहले हम लोग इसको पूरी डिटेल में पहले अच्छे से हम लोग क्या एक डायग्राम विग्राम बना के देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। चल, क्वेश्चन यहां से चालू होता है, ध्यान से सुनना। अब एक कॉन्ट्रैक्टर सबको समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्टी समझ में आ गया कि कौन है, राइट। अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, मेरा एग्जाम्पल लेके चलिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्टी जो था, उन्होंने बोला कि सर आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है। कितने फ्लोर की? 4। ये है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? ओके, कॉन्ट्रैक्टी जो है वो मुझे बोला कि सर आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, चलिए मुझे दिखा दीजिए एरिया। ओके, तो वो मुझे एरिया में लेके गए और मुझे उन्होंने बोला दिखाइए। तो मैंने देखा पूरा एरिया देखा, ये। फिर मैंने बोला ओके सर कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बात समझ में आया, बना देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे पूछा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे पूछा सर आप मुझे ये बताइए, ये 4 फ्लोर बनाने का आप लेंगे कितना? समझ में आया? तो मैंने बोला सर देखिए, 4 फ्लोर बनाने का 1 CR तो लग जाएगा। कितना? 1 CR। अब अगर कॉन्ट्रैक्टी एग्री हो गया तो हम एग्रीमेंट बना लेंगे, अगर एग्री नहीं हुआ तो फिर वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 1 करोड़ में एग्रीमेंट रेडी कर दिया, बोला कि हम एग्री हो गए हैं, एग्रीमेंट बना दीजिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, हम 1 करोड़ का इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाएंगे 1 करोड़ में। तो ये जो 1 करोड़ रुपया हम दोनों के बीच में डील कंप्लीट हुई है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझा क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? पहली चीज। अब कॉन्ट्रैक्टी ने मुझसे पूछा कि सर ये काम आप स्टार्ट कब से करोगे? मैं बोला हाँ सर ये भी बता देता हूँ। तो मैंने बोला कि काम जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। ये बात सबको समझा? काम स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020। तो ये कौन सा डेट है? ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ से काम चालू होगा। ये बात समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताना, यहाँ से काम चालू होगा तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, क्या मैं यही डेट को कॉन्ट्रैक्टी से पूरा 1 करोड़ रुपया ले लूं? मेरा क्वेश्चन ये, क्या यही डेट को जिस दिन काम चालू कर रहा हूं उसी दिन कॉन्ट्रैक्टी से पूरा 1 करोड़ रुपया ले लूं? बोलो। आधे लोग बोल रहे यस सर, आधे लोग बोल रहे नो। तो बताइए कितना लूं? ओके, आधे लोग बोलते रहेंगे सर 50 लाख ले लो, आधे लोग बोलते रहेंगे सर 10 लाख रुपया ले लो। ओके, कुछ तो ले लो। सो गाइस ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा अगर मैं अमाउंट ले लेता हूं एक ही बार में, तो बताइए कहीं ना कहीं मैं भाग गया तो? बात समझ में आया सबको? तो मैं पूरा अमाउंट तो कॉन्ट्रैक्टी तो देगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टी भी होशियार है भैया, वो पूरा अमाउंट देगा नहीं। तो क्या करें? तो मैं क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा सर देखिए जैसे जैसे आपका काम होगा वैसे वैसे आप हमें अमाउंट देते रहिएगा। बात समझ में आ गया? जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे आप मुझे पैसा देते रहिए। तो कॉन्ट्रैक्टी इसमें एग्री हो गया, बोला हाँ सर मैं आपको वैसे वैसे पैसा देता रहूंगा। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ये जो है मैंने यहां से लेके यहां तक जो काम है वो मैं 31 मार्च 2021 के दिन कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक का काम, यहां तक काम कंप्लीट हो गया है। ये बात सबको समझा? ओके, तो बताइए यहां से यहां तक के काम में कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहेंगे कि नहीं लगे रहेंगे? ओके, अब बताइए 1 साल का पूरा पीरियड हुआ है,
ये 1 साल के पीरियड में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं देखूँगा कि ये 1 साल में क्या कुछ प्रॉफ़िट हुआ है मुझे? बात समझ में आ गया? तो मैं कैसे प्रॉफ़िट कैलकुलेट करूँ? समझ में आया? मैं प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करूँ? बात समझ में आ गया? तो मैं क्या करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस पीरियड के लिए, 1 साल के लिए। इस पीरियड में जितने भी खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को मैं डेबिट साइड में लिखूँगा और जितनी भी इनकम हुई है, उनको मैं क्रेडिट साइड में लिखूँगा। ये बात समझ में आ गया? सबको ये बात समझा? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को बनाने में बहुत सारे खर्चे हुए रहेंगे। मैं उन सारे खर्चों को लिख रहा हूँ अभी। ओके? याद से देखना। चलिए, सबसे फर्स्ट आप बताइए कौन-सा खर्चा हुआ रहेगा? सबसे फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए कैसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाते हैं ईयर 1 डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये बात सबको समझा? बताइए सबसे फर्स्ट खर्चा मेरे को हुआ रहेगा, मैं मटेरियल लेके आया रहूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ टू मटेरियल एक्सपेंस है। ये बात समझा? फिर उसके बाद लेबर लगा रहेगा, टू लेबर। ये बात सबको समझा? ओके। और भी खर्चे हुए रहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस वाले। ये बात सबको समझा? और भी खर्चे हुए रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। खर्चा ही है ना? ओके। अब बताइए साइट पे मैं दिन भर खड़ा रहूँगा क्या? नहीं, मैं एक सुपरवाइज़र को रख दूँगा, भाई देखो बराबर काम कर रहे हैं क्या आपने वो लेबर लोग? तो मैं कहाँ पे, मैं तो दूसरे-दूसरे जगह पे जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्टर हूँ भाई, मैं दूसरे-दूसरे जगह पे दूसरा-दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया रहूँगा तो वहाँ-वहाँ घूमता रहूँगा। बट जिस साइट पे काम चालू है, उस साइट पे कोई ना कोई रहना चाहिए ना निगरानी करने के लिए। क्यों, अपने लेबर भी तो एकदम होशियार है भाई, जैसे मैं चला गया काम नहीं किए तो? बात समझ में आ गया? तो मैं क्या करूँगा, एक सुपरवाइज़र को रखूँगा, तो सुपरवाइज़र को भी पैसे मैं ही दूँगा, तो मेरे लिए खर्चा है तो मैं डेबिट साइड में लिखूँगा। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी नहीं बनाता। ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ। तो मैं क्या करूँगा, टू सुपरवाइज़र्स सैलरी, उसकी सैलरी का भी खर्चा मैं ही उठाऊँगा। अब वहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं होगा तो फोरमैन भी हो तो हो सकता है, तो फोरमैन का खर्चा। समझ में आया? ओके। चलिए आगे देखिए, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ खर्चे हुए रहेंगे, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स। ये बात समझ में आ गया? इतने सारे खर्चे हमारे हुए हैं। तो मैंने ये साल में जो थे, ये सारे खर्चे यहाँ से यहाँ तक जो खर्चे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। समझ में आया? मोस्टली इतने खर्चे हुए रहेंगे, जो और भी खर्चे हुए रहते हैं, बट मैंने इतने खर्चे लिखे हैं। आगे, ध्यान से सुनना, अपने पेज पे जाते हैं। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक का टोटल काम कितना हुआ है? देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये पूरा काम 1 सीआर का है। तो बताइए यहाँ तक का काम कितना हुआ है? सर यहाँ तक का काम हुआ है 25 लाख का, है ना? 25 लाख तक का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। ये बात सबको समझा? यहाँ तक हमने काम कितना किया है? 25 लाख तक का। चलिए, अभी देखिए, अब ध्यान से सुनना। अब क्या हो गया? यहाँ पे क्या केस हो रहा है? अब कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि सर हमने आपका 25 लाख तक का काम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, समझ में आया? आप कीजिए, एक आर्किटेक्ट को हमने रखा है, वो आर्किटेक्ट क्या करेगा, सारे काम को चेक करेगा और आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा और बता देगा देखिए सर आपका 25 लाख का काम हो चुका है। ओके। अब ये जो आर्किटेक्चर है, ये किसने बोला? कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। ओके। और वो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है आर्किटेक्चर। बात समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्टी के दिमाग में आया, भाई ये तेरा ही बंदा है तो ये तेरे ही फेवर में काम बोलेगा ना भाई। अगर तू काम किया भी नहीं रहेगा तो भी ये बंदा बोल देगा हाँ काम किया है। तो ये क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्टी, भाई चल कोई बात नहीं, तू उसको पैसे दे रहा है ना, बात सच है, तू उसको पैसे दे रहा है ना, उसको मत दे, मैं एक आर्किटेक्चर मैं भेजूंगा। कौन भेजेगा? कॉन्ट्रैक्टी। बट पेमेंट तू करेगा। बात समझ में आ गया? पेमेंट कौन करेगा? उसको कॉन्ट्रैक्टर करेगा। बट आर्किटेक्ट को भेजेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टी। बात समझ में आ गया? क्यों, पहले कॉन्ट्रैक्टर का ही आर्किटेक्ट था, राइट? तो कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसे ही दे रहा था ना, भाई तू इसको हटा, ये नहीं चाहिए हमको, हमको हम भेजेंगे आर्किटेक्चर, उसको तू पैसे दे देना, वो बराबर बताएगा, मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया?
तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, एक आर्किटेक्चर को भेजता है कहाँ पे, साइट पे। भाई मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तू जा और देख भाई क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ने बराबर काम किया है क्या। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब वो आर्किटेक्चर क्या करेगा, साइट पे जाएगा और चेक करेगा पूरे काम को। क्या भाई इसने ब्रिक्स बराबर लगाया क्या, सीमेंट बराबर डाला है क्या, सलिया विलिया बराबर है क्या भाई। ओके, जहां जहां भाई कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था उधर उधर सब बराबर बराबर किया है क्या। फिर वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा। क्या बना के देगा, सर्टिफिकेट। हाँ सर, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है इसने पूरा अच्छे से काम किया है 25 लाख रुपीज तक का। बात समझ में आ गया, कितने का, 25 लाख रुपीज थे। तो उसने एक सर्टिफिकेट बना के देगा, उस सर्टिफिकेट को बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड। अब ये सर्टिफिकेट 25 लाख का है ना बच्चा लोग, बताइए 25 लाख मेरे लिए एज अ इनकम, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। क्या पूरा काम हो गया है क्या, नहीं सर, अभी तक तो आपने एक ही फ्लोर बनाया है, तो पहले साल में एक फ्लोर बना है तो आधा ही काम हुआ है, मगर काम चल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे बाय क्लोजिंग WIP। और बताइए मेरे लिए एक तरह का इनकम हो गया, जो सर्टिफिकेट बना के उसने दिया, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। समझ में आया, ये बात सबको समझा, वर्क सर्टिफाइड। एक तरह का इनकम 25 लाख का भाई आने वाला है। अब ध्यान से सुनना, वर्क सर्टिफाइड सबको समझा। जो आर्किटेक्चर क्या करता है, लास्ट डेट को आता है, चेक करता है और सर्टिफिकेट देता है कि भाई हाँ बराबर काम हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। अब वो लास्ट डेट को आया है ना, ये बात सबको समझा। अब वर्क सर्टिफाइड पूरा का पूरा लिए क्यों, अगर हमारा आर्किटेक्चर ये डेट को आता है 31 मार्च को, लास्ट डेट को आ रहा है जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्टर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहा है और यहाँ तक काम पूरा हो चुका है, तो ये डेट को जितना भी काम पूरा हुआ है उतने का पूरा सर्टिफिकेट बना के दे देगा ना आर्किटेक्चर, कि सर यहाँ तक पूरा काम हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना, क्या आर्किटेक्चर के पास, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले केस में आर्किटेक्चर कौन से डेट को आया, लास्ट डेट को, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है। तो उस दिन वो आके चेक करता है ना, तो पूरा काम सर्टिफिकेट बन जाता है, पूरा का पूरा सर्टिफिकेट मिल जाता है, जितना काम हुआ है उतने का। बट कभी कभी ऐसा होता है, आर्किटेक्चर के पास टाइम नहीं होता, उसके पास एक ही काम नहीं रहता गाइस, ये बात सबको समझा। उनके पास एक काम नहीं रहता, सिर्फ आपका ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे जाके चेक करना रहता है। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनना, आपका आर्किटेक्चर, देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से डेट को क्लोज हो रहा है, सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021 को। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ओके। दूसरा केस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आर्किटेक्चर जो है वो कॉन्ट्रैक्टी को फोन करके बोलता है कि सर मैं 31 को तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ओके, बिकॉज मेरे को बहुत सारी साइट पे देखने जाना है। सो मैं 1 मार्च को आपके साइट पे जाके चेक कर लेता हूँ, कि देख लेता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितना काम किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हाँ भाई जाके देख लेना अच्छे से काम किया है क्या वो। अब ध्यान से सुनना, ये डेट को, ये जो डेट है, ये डेट है आज 1 मार्च 2021, ये डेट को आर्किटेक्चर आ रहा है। दूसरा केस, तो ये डेट को आएगा तो काम यहीं तक खत्म हुआ रहेगा ना, इतना ही काम कंप्लीट हुआ रहेगा। ये बात सबको समझा, काम इतना ही कंप्लीट हुआ रहेगा। तो ये जो काम कंप्लीट हुआ है, जिस दिन आर्किटेक्चर आया उस दिन 20 lakhs तक का काम कंप्लीट हो चुका था। ये बात सबको समझा। तो बताइए आर्किटेक्चर जो है ये डेट तक का ही सर्टिफिकेट बना के देगा ना, कि वो यही डेट को आया। तो ये डेट को जो सर्टिफिकेट बना के दे रहा है वो 20 लाख रुपए का सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे ये केस में अब बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड कितना, 20 लाख। अगर वो लास्ट डेट को यही डेट को आता, अगर वो यही डेट को आता तो पूरा काम कंप्लीट हुआ है ना ये पूरा, और उसी लास्ट डेट को काम बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो एक भी काम बचा है क्या, नहीं। अब बताइए, अब बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करेगा कॉन्ट्रैक्टर, 31, मतलब 1 मार्च के बाद एक महीना काम पूरा और चलेगा। अब पूरा एक महीना और काम चला और आज का डेट आ गया 31 मार्च, ओके। मुझे ये बताइए 31 मार्च तक, आज का डेट 31 मार्च है, तो आज बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है तो यहाँ तक का भी काम उसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ सर ये भी काम कंप्लीट। बट मुझे बताइए सर्टिफिकेट तो सिर्फ इतने का ही मिला है, क्या ये वाला काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाँ सर कंप्लीट हो चुका है, वर्क डन है, ये भी काम हो गया, 31 डेट है ना, तो ये काम यहाँ तक कंप्लीट है। बट इसका सर्टिफिकेट मिला है क्या, नहीं।
तो ये वाला जो पार्ट है जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला ये वाले पार्ट को, इसको हम बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, ये बात सबको समझा? तो मुझे बताइए, क्या 31 मार्च को क्या दोनों काम हुआ? ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। तो बताइए, ये 20 लाख वाला वर्क सर्टिफाइड, ये भी मेरे लिए इनकम और ये भी मेरे लिए इनकम है ना? इसका सर्टिफिकेट इस साल नहीं मिला है, अगले साल मिलेगा, बट मेरे लिए तो इनकम है ना, एज अ इनकम है ना। इतना काम हो गया, इतना पैसा लेना बाकी है किससे? कॉन्ट्रैक्टी से। तो मेरे लिए इनकम है, तो इसको कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। तो वर्क अनसर्टिफाइड सबको समझा? ये भी कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। ये बात सबको समझा? वर्क अनसर्टिफाइड समझा? अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब कॉन्ट्रैक्टी कहाँ पे है? आउट ऑफ स्टेशन। आर्किटेक्चर ये डेट को देख के चला गया, 1 तारीख को। ओके। अब 20 लाख का सर्टिफिकेट बना है। ओके, 20 लाख का सर्टिफिकेट बना है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? डिमांड करता है पैसे की, कि सर आज 31 मार्च हो गया है और आपका जो आर्किटेक्चर 1 मार्च को आया था, 20 लाख रुपए तक का काम एकदम अच्छे से चेक करके चला गया, बहुत अच्छे से काम हुआ है। ओके, तो 20 लाख रुपया भिजवा दीजिए फटाक से सर। ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए भिजवा भिजवा दीजिए। अब कॉन्ट्रैक्टी दिमाग वाला बंदा बोलता है कोई बात नहीं भैया, हम 20 लाख रुपए तो भिजवा देंगे, बट ये वाला काम तो हमने चेक ही नहीं किया है ना। बात समझ में आ गया? अगर हम आपको 20 लाख रुपया दे दे, ओके, हम आपको 20 लाख रुपया दे दे और ये काम तो हमने चेक नहीं किया है, पता चला आपने ये काम अच्छे से किया ही नहीं रहेगा, इसमें पूरा एकदम झोल झपाटा कर दिया रहेगा, ये 20 लाख रुपया दे दे, तो हमको ही प्रॉब्लम है ना भैया, पूरा का पूरा नहीं देंगे हम। क्यों? ये काम चेक हुआ है क्या? ये काम चेक होता तो कोई बात नहीं, हम दे देते थे पैसा, ये काम चेक नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया? कि कौन आर्किटेक्चर यहीं तक चेक करके गया है ना। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है पता है? दिमाग लगाता है, बोलता है भाई देख, ये जो काम है ये तो इस साल अब वो आएगा नहीं, अगले साल आएगा। कौन? आर्किटेक्चर। तो अगले साल आएगा, तो अगले साल वो चेक करेगा कि ये काम तुमने बराबर किया है कि नहीं किया है, इसमें रेती सीमेंट जो भी है आपने प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला है। अभी ये जो 20 लाख रुपए का सर्टिफिकेट है, ये पैसा पूरा का पूरा मैं नहीं दूंगा जब तक मेरा आर्किटेक्चर चेक नहीं कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका कुछ पैसा काटूंगा और वो काट के अपने पास रखूंगा। मैं इसका सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का 90% आपको पैसा दूंगा और 10% नहीं दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता भाई ऐसी कैसी बात हो गई भाई, 90% दोगे 10% नहीं दोगे, 20 लाख का काम बराबर किया। बोलता है भाई कोई बात नहीं, सुन तो पहले, ये जो 10% है ये मैं रिटेन करके रखूंगा, जिसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। जैसे जैसे तू काम करके लास्ट डेट को काम खत्म हो जाएगा यहाँ तक, तो ये 10-10% वाला जो बकाया हुआ रहेगा हर साल, उसको लास्ट डेट को पूरा दे दूंगा। क्यों? लास्ट डेट को आर्किटेक्चर आएगा जब भी, वो पूरा अच्छे से चेक करेगा, तूने बराबर काम किया रहेगा तो पूरा पैसा लेके जा। ओके, अभी के लिए तू सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का 90% लेके जा, जिसको हम बोलेंगे ये 90% कैश रिसीव्ड। ओके, ये कैश रिसीव्ड है और ये है रिटेंशन मनी। ये क्या है? रिटेंशन मनी, याद रहेगा। ये पैसा वो देगा नहीं, 2 लाख रुपया। कौन? कॉन्ट्रैक्ट। ये 18 लाख रुपया आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा। कितना दे दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर को 18 लाख रुपया दिया जाएगा। भले से 20 लाख का सर्टिफिकेट है, 2 लाख रुपए वो बचा के रखता। क्यों? कि वो काम ये कंप्लीट हुआ है बट ये चेक नहीं हुआ है ना। अब पता चला ये काम को आपने खराब किया, तो इसके वजह से वो ये पैसा बचा के रखता है। और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पैसा अगर वो बचा के ना रखे, हर साल एक एक साल का वो 2-2 लाख रुपया बचा के रखेगा, इस साल भी 2 लाख रुपए, इस साल भी। उसको कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया जाता। क्यों? अगर आपने जितना काम हुआ है उतना पूरा पैसा दे दोगे ना, अगर उसको आपसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जैसे 1 करोड़ का आपका था, किसी का 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया, वो बीच में छोड़ के चला जाएगा। बोलेगा भाई आपसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, उधर चला जाएगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेगा, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान भी नहीं देगा, माल मटेरियल भी अच्छा नहीं डालेगा। बात समझ में आ गया? इसलिए कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, कुछ ना कुछ पैसा देता ही नहीं है। वो बोलता है ये जो 2 लाख रुपया, इधर का 2 लाख रुपया, इधर का 2 लाख रुपया, इधर का 2 लाख रुपया, टोटल मिला के 6 लाख रुपया। ये काम जब पूरा ऊपर का ये फ्लोर अच्छे से बन के रेडी होगा, तो इधर का 2 लाख, इधर का 2 लाख, इधर का 2 लाख मिला के ये वाले ईयर में 6 लाख रुपया दे देंगे, जब काम हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कैश रिसीव्ड क्या है? जितना आपने सर्टिफिकेट दिया है उसका 90% ही खाली आपको पैसा दिया जाएगा। 10% कॉन्ट्रैक्ट रोक के रख लेता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये 2 लाख रुपया आपको कब मिलेगा? लास्ट डेट को, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, रिटेंशन मनी इसलिए रखा जाता है ताकि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकता है कि कहीं आप ना कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किए हो ना काम में। अगर डिफॉल्ट किया तो पैसा नहीं दिया जाएगा, वो पैसा रोक दिया जाएगा, इसलिए।
तो गाइस क्या आपको सारी चीजें समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई क्या क्या है? अब ध्यान से सुनना। अब कुछ ना कुछ ये साल क्लोज होगा तो कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पे पड़ा रहेगा जो इस साल के लिए यूज होगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए। और कुछ ना कुछ प्लांट पड़ा रहेगा साइड पे जो इस साल ये वाले फ्लोर के लिए काम आएगा। तो ये क्लोजिंग है इस साल के लिए, तो ये क्लोजिंग भी हमारे लिए कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, सॉरी बाय बोल रहा हूँ, ओके, मटेरियल एट साइट, और यहाँ पे प्लांट एट साइट। प्लांट मतलब मशीन विशीन। क्या ये चार सबको समझ में आया? ओके। और अगर हमने कोई प्लांट खरीदा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। तो आपने कभी सुना है मशीन और प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हुए? नहीं सुना है। आपने हमेशा सुना रहेगा डिप्रिसिएशन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? डिप्रिसिएशन। प्लांट प्लांट कहाँ पे आता है भैया? असेट में आता है। समझ में आया? एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अगर आपने प्लांट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में तो देखिए ध्यान से, प्लांट अगर यहाँ पे लिखते हो टू प्लांट इशूड, साइड पे लेके आए हो, तो प्लांट का ओपनिंग इधर है, प्लांट का क्लोजिंग इधर है, दिख रहा है? ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है। तो आपने क्या लिखा पता है क्या? हमेशा अगर ओपनिंग लिखा तो आपको क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा। ओके, प्लांट का ओपनिंग दिख रहा है, मैंने प्लांट खरीद के लाया, डेबिट में लिखा, बट प्लांट का क्लोजिंग आपको क्रेडिट में लिखना। अगर आप दोनों नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखना चाहते हो, इसको रफ कर दो, इसको भी कट कर दो, तो यहाँ पे आप लिख देना टू डिप्रिसिएशन खाली, बस। समझ में सर एक एग्जाम्पल दे दो ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने प्लांट खरीदा 100 रुपए का, कितने का? 100 रुपए का, यहाँ पे लिखा। ध्यान से सुनना, प्लांट 100 रुपए का लिखा। अब 1 साल के बाद उसकी कीमत हो गई 80 रुपया, तो मैंने 80 रुपया क्रेडिट साइड में लिख दिया, प्लांट एट साइड। तो बताइए, इधर 100 है, इधर 80 है, ऐसा लिख दो। आपने लिखा क्या पता है? सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा डेप्रिसिएशन। दिखाता हूं मैं, देखिए, ये 100 में से 80 गया, तो बताइए आपका डेप्रिसिएशन कितने का है? 20 का ही है ना, क्यों? 100 रुपए वाली चीज कितने की हो गई है? 80 की हो गई है लास्ट डेट को। तो 20 रुपया क्या है? डेप्रिसिएशन। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने डेप्रिसिएशन ही लिखा। अगर ये 100 को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ू, 80 और 20, क्या ये 100 हो गया? तो देखिए इधर का ये क्या, ये 100 ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो आप, 80 और 20 लिख सकते हो। देखिए ये 80 इधर से कट, ये 80 इधर से कट, आपने क्या लिखा है? टू डेप्रिसिएशन ही लिखा है, दिख रहा है? 20 रुपया। दिखा क्या? समझ में आया सबको? तो या तो आप ओपनिंग लिखिए 100 और तो क्लोजिंग में लिखिए 80, या फिर दोनों हटा दीजिए, ये भी मत लिखिए ये भी मत लिखिए, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन 20 लिख दीजिए बस। बात समझ में आया सबको? तो ये बात सबको समझा? यहां तक किसी को डाउट? बोलो नो। ओके, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब कुछ ना कुछ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां से कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए ही लगा था, उसके बाद ये मटेरियल का यूज यहाँ पे नहीं है, ये सब ऊपर चीजें के लिए यूज नहीं। तो ये मटेरियल को क्या करूँ? साइड पे रहने दूं? नहीं सर, इसको मैं अपने घर पे लेके चला जाऊंगा, मतलब कि मेरा घर मतलब मेरा ऑफिस जहाँ पे मेरा स्टोर है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। जब यहाँ से चला गया तो ये कहाँ पे चला गया? मेरे स्टोर में चला गया, तो ये साइड पे से हट गया, कॉन्ट्रैक्ट पे से चला गया यहाँ से। जिस मटेरियल का यहाँ पे यूज नहीं होने वाला, उस मटेरियल को हटा दिया मैंने। और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो मटेरियल को मैंने बेच दिया। बात समझ में आ गया? तो ये साइड पे ये इसके काम आने वाले नहीं है, नेक्स्ट ईयर काम आने वाले नहीं है। तो ये चीजें जो मटेरियल को मैंने रिटर्न टू स्टोर कर दिया और कुछ मटेरियल को मैंने क्या कर दिया है? बेच दिया है। अब ये दोनों एंट्री कहाँ पे आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये दोनों एंट्री आपको क्रेडिट साइड में लिखनी। जो चीज आपके पास से चली गई 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 तो क्रेडिट में आता है ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। समझ में आया? दूसरा, बाय मटेरियल सोल्ड, ये भी यहाँ पे आएगा। और आपको पता है एक चीजें और हैं, बाय मटेरियल लॉस हो गया, वो भी यहाँ पे आएगी। ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझा? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा बन के रेडी हो गया? बस इतनी सारी चीजें आपको आएंगी। ओके।
अब क्या करेंगे, ये सारी चीजों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा और एक अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, राइट। आप जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखता था, ओके, डेबिट साइड में। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे देखिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो नोशनल प्रॉफिट होगा, ओके। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा वो। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको लास्ट डेट को पता चलेगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कभी होगा सर, ये वाले ईयर में खत्म होगा, अभी तो आप यहीं पे हो। बात समझ में आ गया। तो आपको जो आपने क्या कर रहा है, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, नोशनल प्रॉफिट। ये बात सबको समझा। अब इस नोशनल प्रॉफिट को आपको क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ पे ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन रहेगा, यहाँ पे आएगा तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये बात सबको समझा। और सेम यही अमाउंट आपको नीचे की तरफ लिखना है। ये बात सबको समझा। ओके, एंड सेम ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब ध्यान देना, ये जो नोशनल प्रॉफिट हुआ है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ये नोशनल प्रॉफिट को ना, ये पूरा का पूरा, जैसे कि अगर ध्यान से सुनना, यहाँ तक काम हुआ है, राइट। अब यहाँ तक जो भी प्रॉफिट हुआ है, पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कॉन्ट्रैक्टर अपने घर पे लेके चला जाए या कुछ उसमें से पैसा बचा के रखे, ताकि क्या हो, इस वाले ईयर में काम आए। बात समझ में आ गया। क्यों, पूरा पैसा अगर जितना भी प्रॉफिट हो गया है, अगर वो पूरा लेके चला गया, घर पे दे दिया, तो बताइए इस वाले ईयर में जब मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेबर को लाने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाना पड़े, उसके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। समझ में आया। तो कुछ ना कुछ रिजर्व्स भी तो रखना चाहिए उसको। बात समझ में आ गया। पूरा का पूरा पैसा क्या करना चाहिए, घर पे नहीं दे देना चाहिए। समझ में आया। जैसे कि ये पूरा नोशनल प्रॉफिट हुआ है, ये पूरा पैसा बीबी बच्चों पे खर्चा मत कर दो, इसमें से कुछ पैसा आपको बचा के रखना, ताकि क्या, अब कॉन्ट्रैक्टी जो है, ये वाले पीरियड में पैसा कब देगा आपको, पैसा ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जो खर्चे लगेंगे ये सबके लिए, इसके लिए तो कुछ ना कुछ पैसा आपके पास रिजर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ सर, रिजर्व होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इस नोशनल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। अब वो कैसे डिवाइड होता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के ऊपर। किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए चीज ये है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इससे आपका पता चलेगा परसेंटेज ऑफ वर्क डन कितना है। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब इसके लिए 3 पॉइंट है। बस ये 3 याद रखना है। अगर आप बिलो 25% आपका काम कंप्लीशन है, अगर आपने, आपका जो वर्क डन है 25% से कम है, सर 25% से मतलब क्या, 0 to 24.99% तक। ओके, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। ओके, किसके 2 पार्ट होंगे, नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा और दूसरा रिजर्व्स। समझ में आया। किसके 2 पार्ट करने हैं आपको, नोशनल प्रॉफिट के। नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट करने हैं, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक रिजर्व्स। अगर आपका काम बिलो 25% है, मतलब 25% से कम है, तो जितना भी नोशनल प्रॉफिट हुआ रहेगा, सारा का सारा पैसा आप रिजर्व्स में डालोगे। कहाँ पे डालोगे, रिजर्व्स में। यहाँ पे नील आएगा। क्या आएगा, नील। एक भी पैसा आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालोगे। ये बात सबको समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 25% से कम है,
तो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में जाएगा और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नील आएगा। तो देखिए अगर सपोज हमारा ये दिख रहा है, देखिए देखिए अब ये नोशनल प्रॉफिट था पूरा, हमने लिखा नोशनल प्रॉफिट वाला ये अमाउंट है ना, ये वाला प्रॉफिट इधर, यही और अब इधर। अब इसके दो पार्ट मैंने बोला, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक टू रिजर्व्स, याद रहेगा। अगर आपका, मैंने क्या बोला, देखिए आपका काम अगर 25% से कम है तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे डालना है, रिजर्व्स में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नील। तो देखिए अगर आपका पूरा का पूरा काम 25% से कम है तो सारा पैसा आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे, समझ में आया, ओके। और यहाँ पे आएगा नील, याद रहेगा सबको, ये नील हो जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, नील, बस खत्म। मतलब क्या, यही पूरा पैसा आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नील लिखना है। बात समझ में आ गया, पहला केस समझा। अगर आपका दूसरा केस, अब अगर आपका काम 25%, एग्जैक्ट 25% से लेके 49.99% तक काम हुआ है, कितना, इतना काम हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। तो ध्यान से देखना, तो नोशनल प्रॉफिट का यहाँ पे भी दो पार्ट होगा, एक पार्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और दूसरा पार्ट आपका रिजर्व्स होगा। ये बात समझा। अब ध्यान देना, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, अगर आप लेस देन 50% तक हो तो देखिए 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू जो भी कैश रिसीव्ड होगा वो डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट रहेगा नोशनल प्रॉफिट का वो इधर आ जाएगा। समझ में आया, बात सबको समझा। नोशनल नोशनल प्रॉफिट का जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे लिखना, उसका 1/3 करना है इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। सपोज अगर नोशनल प्रॉफिट टोटल अगर 100 रुपया है, कितना है, 100। अब क्या होगा, इसको हमने डिवाइड किया सबको और ये आया 70। तो बताइए 100 का 70 पार्ट अगर यहाँ चला गया तो बचा कितना पार्ट, 30, वो ये रहेगा रिजर्व्स। ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा, ओके। सेम अगर आपका काम दिख रहा है यहाँ पे 50% से लेके 90% तक है, ओके, 90% मतलब 89.99% तक, तो फिर यहाँ पे भी नोशनल प्रॉफिट का दो पार्ट करना पड़ेगा आपको, एक पार्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा रिजर्व्स। अब देखिए काम आपका 50% से ज्यादा हो गया है ना, तो अब जाएगा 2/3, कितना जाएगा, 2/3 किसका, सेम नोशनल प्रॉफिट का इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, और बैलेंस अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा रिजर्व्स में। क्या ये बात सबको समझा। सेम अगर ये 200 है, अगर यहाँ पे 150 आ रहा है तो रिजर्व्स में कितना चला जाएगा, 50। ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा क्या, ओके। अब ये परसेंटेज जो है ये कैसे निकलेगा, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज वो मैंने यहाँ पे निकाला, दिख रहा, परसेंटेज ऑफ वर्क डन आपको निकालना है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये बात सबको समझा, आपका परसेंटेज ऑफ वर्क डन ऐसे ही निकलेगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर, यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। अब ध्यान से देखना, हमने 1 ईयर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने पूरा का पूरा बना लिया है। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है और एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाता है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इसलिए बनाता है ताकि वो कैलकुलेट कर सके कि कितना पैसा हमने कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव किया है। ये बात सबको समझा मैंने क्या बोला, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा ये भी यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलो। तो देखिए अब कॉन्ट्रैक्टर जो है एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब जब वो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्टी से जितना पैसा रिसीव्ड होगा, ओके, तो क्या आता है बताइए, एक जर्नल एंट्री बताइए इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री ये होगी, ध्यान से सुनना, जब भी कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा उसको तो क्या मिल रहा है, कैश एंड
बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्टी से। ये बात समझा? यही एंट्री होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। तो बताइए, जब वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। जितना भी अमाउंट मिलेगा यहाँ पे लिखना एंड सेम अमाउंट को टैली कर देना, और यही सेम अमाउंट यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे टू बैलेंस। क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। याद रहेगा? बस खत्म, बस खत्म। जितना भी हमको कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मिला है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला है, उसको हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय कैश एंड बैंक। इसको यहाँ सेम, ये यहाँ पे सेम, और ये बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो टू बैलेंस कैरिड आउट। अब ध्यान से देखना, अब आप नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है आपने अभी तक कौन सा बनाया बच्चा लोग? आप अभी तक यहाँ पे पहुंचे हो, ये बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना, मतलब ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे 4 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेंगे 4 ईयर तक। तो देखिए, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, अब ये सेकेंड ईयर में। तो ध्यान से देखना, अब ये जो क्लोजिंग है ये आपके लिए क्लोजिंग है ना? तो बताइए नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? जब नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, ईयर 2 वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो यहाँ का क्लोजिंग वहाँ के लिए क्या होगा? ओपनिंग। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट ईयर का जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ईयर 2 वाला, तो वहां पे लिखोगे ये डेबिट साइड में टू। समझ में आया? टू क्या लिखोगे? वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉड डाउन। वहां पे कैरी डाउन है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन। मतलब क्या? यही सारी चीजें, ये वाली जो 4 चीजें हैं, डिक्टो यही और यही अमाउंट, ये चारों के चारों सेम डिक्टो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएंगे। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे आप शॉर्ट लिख रहा हूँ, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ओके, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। ये बात समझा? और क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली चीज ये लिखे। दूसरी चीज, जब ये रिजर्व से इतना पैसा आपने बचा के रखा है ना, राइट, ओके, जब ये पूरा पैसा आपका रिजर्व है, तो ये पूरा पैसा आप फर्स्ट ईयर के लिए आपने रिजर्व में रखा है। किस लिए रखा है? ताकि इस पैसों को आप यूज करोगे सेकेंड ईयर में। ये बात समझ में आ गया? तो ये रिजर्व की भी एंट्री आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रिजर्व करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर से 2 एंट्री आएंगी, ओके। एक क्लोजिंग डब्ल्यू वाले के चारों आपको नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे लिखना है, और रिजर्व्स वाले को लिखना। बच्चा रिजर्व्स वाला ये भूल जाता है लिखना, ये तो लिख देता है वहां से यहाँ, बट रिजर्व्स लिखना भूलता है। रिजर्व्स लिखना है, बहुत जरूरी है, ये याद रखना। क्यों? यहाँ का जो रिजर्व्स है फर्स्ट ईयर में, इतना पैसा आपने बचा के रखा है। किस लिए बचा के रखा है? ताकि ये पैसा अपन सेकेंड ईयर में यूज करेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा? इनकम का काम करेगा, इधर आएगा। बात समझ में आया? ये बात सबको समझा? अब बताइए सेकेंड ईयर में खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, अब सेकेंड ईयर में, ये तो पहले ईयर के थे जो यहाँ पे ट्रांसफर हुए, अब सेकेंड ईयर में भी सेम खर्चा होगा। जो खर्चा यहाँ पे हुआ है, जितने खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे आपके सेकेंड ईयर में भी होंगे यहाँ पे। ये बात सबको समझा? तो देखिए, जब हम सेकेंड ईयर का बनाएंगे तो इन सारों खर्चों को हम लिखेंगे। समझा क्या? ये सारे खर्चे आपको लिखना है, ओके। ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे लिखने हैं। समझ में आया? टू मटेरियल, ये सब खर्चों को आपको वहीं पे लिखना है। सेकेंड ईयर का जो भी दिया रहेगा सबको सेम ऐसे ही करना है आपको। समझा? ओके, यहाँ तक सबको समझा? सेम यहाँ पे भी आपको करना है बाय क्लोजिंग WIP, सेम वर्क सर्टिफाइड सेकेंड ईयर का, वर्क अनसर्टिफाइड सेकेंड ईयर का, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, जो भी रहेगा सब यहाँ पे लिखना है, ओके। ये सारे खर्चों को आपको लिखना है। ये बात समझा? ओके, फिर सेम यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, टोटल करना है। सेम यहाँ पे भी इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इसको टोटल करना है आपको, यहाँ पे भी इसको टोटल करना है। अगर आपको ये साइट अगर आता है तो आप क्या लिखोगे? टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। बात समझ में आ गया? टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन।
फिर ये नोशनल प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे अमाउंट सेम, यही सेम अमाउंट यहाँ पे सेम अमाउंट। अब इसके दो पार्ट होंगे, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू रिजर्व्स। अब आपको पता करना है, ये जो नोशनल प्रॉफिट है यहाँ पे लिखा, वही अमाउंट यहाँ पे, इसके दो पार्ट हम लोग ने चेक किए थे, देखो यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे काम, क्या काम अपना ये वाली कैटेगरी में है, ये वाली कैटेगरी में है, या फिर ये वाली कैटेगरी में। जो कैटेगरी में रहेगा तो नोशनल प्रॉफिट का कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3 या फिर 1/3 डाल के आप क्या करोगे, ये वाले अमाउंट में डाल दोगे यहाँ पे, जो बचा रहेगा वो यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? बैलेंसिंग फिगर ऐसे ये होगा। अब ध्यान देना अभी सेकेंड ईयर में भी अपन कॉन्ट्रैक्टिस से पैसा लेंगे तो सेकेंड ईयर भी बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टिस अकाउंट। देखिए सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्टिस अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट ईयर में ये बैलेंस कॉन्ट्रैक्टी का कैरी डाउन है, तो बताइए सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा कि नहीं। तो ये जब यहाँ पे जाएगा कॉन्ट्रैक्टिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रहेगा क्या? ये कहाँ से आया, ये कौन सा अमाउंट है सर, ये वाला अमाउंट है जो यहाँ पे है, ये वाला बैलेंसिंग। ये फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्टी के क्रेडिट में था, तो सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्टी के डेबिट में। अब सेकेंड ईयर में भी तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेंगे, तो जब पैसा लेंगे तो क्या बोलेंगे, बाय कैश एंड बैंक। समझ में आया? ये दोनों को टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है, एंड सेम ये अमाउंट यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। याद रहेगा, टू बैलेंस सी डी। क्या कॉन्ट्रैक्टिस अकाउंट भी बन गया 2 ईयर का। अब ध्यान देना, लास्ट एंड फाइनल ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का ही ईयर आपको पूछता है, लास्ट एंड फाइनल ईयर ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, इधर का क्लोजिंग जो है वो थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर, ये यहाँ पे ओपनिंग बनेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू WIP लिखना है ब्रॉट डाउन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट। याद रहेगा सबको, इन सारे खर्चों को आपको यहाँ पे लिखना है। और दूसरी चीज, ये वाला जो रिजर्व्स है, ये वाले रिजर्व्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व्स करके। सबसे पहली एंट्री यही आनी चाहिए। ओके, अब देखिए थर्ड एंड फाइनल ईयर। ओके, जब पूरा काम थर्ड ईयर में कंप्लीट हो जाता है, ओके, तो देखिए थर्ड ईयर में भी आपके खर्चे हुए रहेंगे। तो थर्ड ईयर में कौन से खर्चे जो सेकंड ईयर में हुए, फर्स्ट ईयर में हुए रहेंगे, वही खर्चे आपके थर्ड ईयर में भी हुए रहेंगे। ये सारे खर्चे हुए हैं, तो ये सारे खर्चे आपके थर्ड ईयर में भी हुए रहेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में थर्ड फ्लोर बना रहे हो, तो वहाँ पे भी तो खर्चे लगेंगे मटेरियल का। सब खर्चों को लिख दो यहाँ पे, सब खर्चों को लिख दो। अब देखिए सब खर्चों को आपने लिख दिया। अब ध्यान देना, लास्ट एंड फाइनल ईयर है, तो लास्ट एंड फाइनल ईयर में कोई भी काम बाकी नहीं रहता, ऐसा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहता। क्यों ये वाले ईयर में क्लोजिंग WIP इसलिए आया क्यों इसके बाद एक थर्ड ईयर का काम बाकी था। अब बताइए फाइनल ईयर में तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो WIP में तो कुछ नहीं रहेगा। जब फाइनल ईयर में कुछ काम नहीं रहता, तो वहां पे जो वर्क सर्टिफाइड थर्ड ईयर में वर्क सर्टिफाइड दिखेगा ना, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, जहां पे भी आपके क्वेश्चन में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफिकेट दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है सर, 2 करोड़ का। और देखिए वर्क सर्टिफाइड लास्ट वाले ईयर में कितना दिख रहा है, दिख रहा है 2 करोड़। पूरा का पूरा वही यही अमाउंट आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो लास्ट वाले ईयर में वर्क सर्टिफाइड आपको यहाँ पे WIP नहीं दिखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी, और ये लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर एक बात पूछूं, सर आपने कॉन्ट्रैक्टी क्यों लिखा, यहाँ पे तो वर्क सर्टिफाइड लिखा है, देखिए ना क्या है ये, वर्क सर्टिफाइड है ना पूरा 2 करोड़। तो लास्ट ईयर में कोई भी काम वर्क सर्टिफाइड नहीं, पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता है, इसलिए वहां पे वर्क सर्टिफाइड की जगह पे लास्ट ईयर में आपको कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखना है। क्यों, आप कॉन्ट्रैक्टी से पूरा 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले रहे हो, तो पूरा का पूरा 2 करोड़, ये बात समझा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखना। अब लास्ट ईयर में कुछ भी प्लांट बचा रहेगा, सब प्लांट जो भी बचा रहेगा, फाइनल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो प्लांट बचा है तो प्लांट उधर छोड़ के नहीं जाना है अपन को, अपन अपने घर पे लेके जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय प्लांट एट साइट, लास्ट में क्लोजिंग में जो रहेगा वो यहाँ पे लिख देना। और बाय प्लांट या फिर बाय मटेरियल जो भी है एट साइट, यहाँ पे लिख देना। बस बात समझ में आ गया, हो गया। देखिए लास्ट ईयर में कोई भी WIP नहीं रहता,
ओके, कोई भी WIP नहीं रहेगा गाइस। ओके, डायरेक्ट WIP का पूरा काम खत्म हो जाता लास्ट ईयर में। खाली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना, मटेरियल एट साइट। अब ध्यान देना, यहाँ से जो भी टैली होगा, जैसे कि यहाँ पे ये टैली हुआ, यहाँ पे टैली हुआ, लास्ट एंड फाइनल ईयर है ना, अब जितना भी पैसा मिलेगा पूरा का पूरा घर पे लेके जाना है। समझ में आया? तो डायरेक्ट यहाँ पे नोशनल नहीं आता लास्ट फाइनल ईयर में, डायरेक्ट कॉस्टिंग आता है। ये बात सबको समझा? डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, पूरा का पूरा पैसा घर पे लेके जाना, कोई रिजर्व विजर्व नहीं। लास्ट एंड फाइनल ईयर था, पूरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पूरा का पूरा आपका एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, बस बात खत्म। समझ में आया? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ गया ये। क्या ये बात सबको समझा? थर्ड एंड फाइनल ईयर में कोई भी WIP मैंने नहीं लिखा है। वर्क सर्टिफाइड की जगह पे आप डायरेक्ट लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना भी रहेगा पूरा का पूरा। ओके, प्लांट एट साइड, जितना भी प्लांट बचा रहेगा लास्ट ईयर में आपको लिख देना, यहाँ पे जितना भी मटेरियल बचा रहेगा मटेरियल एट साइड लिख देना। अब ये सारी चीजें क्या होंगी, साइड पे से डायरेक्ट उसके स्टोर में चली जाएंगी। बात समझ में आ गया? सो गाइस, एंड लास्ट ईयर में आपको कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लास्ट ईयर का आप बनाएंगे, तो चलिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहेगा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। चलिए देखिए सेम। अब मुझे एक बात बताना, लास्ट ईयर में जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनेगा आपका, तो देखिए सेकेंड ईयर का ये कैरी डाउन है, तो बताइए ये थर्ड ईयर के कॉन्ट्रैक्टी के ब्रॉड डाउन होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना, क्या आपने थर्ड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, उसके क्रेडिट में लिखा है, क्या लिखा है, बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखा है। तो बताइए आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना रहे हो थर्ड ईयर का, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये बात समझा? तो ये अमाउंट यहाँ पे सेम, और ये यहाँ पे, बट इस बार देखिए, इस बार आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दिखाई देगा लास्ट में, जो आपको क्या करना है, बाय कैश एंड बैंक करके लेना है। समझ में आया? खत्म, खत्म। दिख रहा है? खत्म। हमने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख गया। सो गाइज, यही थी जो एंट्री आपको आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल सोल्ड, मटेरियल लॉस क्रेडिट साइड में आता है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये सारी चीज़ें ओपनिंग बनेंगी, और ये रिजर्व्स यहाँ पे डेबिट में है, तो सेकेंड ईयर के लिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ये बात सबको समझा? ओके, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट आता है, बट कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी ये साइड का ज़्यादा रहता है, ये साइड का कम रहता है। जब ये साइड का ज़्यादा है, ये साइड का कम है, अगर सपोज बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखना बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिख देना, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बस इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे ही क्लोज कर देना। क्यों? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस होगा तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, बट अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। उसके बाद फिर उसको आगे भी लेके जाते हैं, उसको आगे लेके जाएंगे इधर, और इधर से दो पार्ट में होगा। ये बात सबको समझा? ओके। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहेगा कैसे क्या करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया? सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।